नमस्कार दोस्तों, आप सबका आपके YouTube चैनल जीएस विद रवि शर्मा में स्वागत है। उम्मीद है बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आज मैं फिर आपके लिए एक नए टॉपिक के साथ जो कि मध्यकालीन इतिहास से ही जुड़ा हुआ है। अभी हमने जैसा कि लास्ट जो वीडियो अभी हम लोग देख रहे थे वो मैंने आपको दिल्ली सल्तनत के कुछ वंशों के बारे में, जैसे कि तुगलक वंश और उसके बाद सैयद वंश, और सैयद वंश के बाद मैंने आपको लोधी वंश के बारे में पढ़ाया था। और लास्ट क्लास में जो मैंने आपको बताया था कि पानीपत का फर्स्ट बैटल की पृष्ठभूमि क्या रही, कैसे इब्राहिम लोदी और बाबर के आने के समीकरण बने भारतीय राजनीति में, वो चीज़ हमने समझी थी। आज की क्लास हम लोग इसी क्रम में दिल्ली सल्तनत से जुड़ी हुई दक्षिण भारत में क्या हो रहा था उस पर हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। तो देखते हैं भाई, जैसा कि पीछे मैंने टॉपिक लिख रखा है विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इसका ड्यूरेशन 1336 से 1565 के बीच में है। विजयनगर साम्राज्य की अगर नींव की अगर हम लोग बात करें तो आपको पता होना चाहिए विजयनगर साम्राज्य की नींव हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने रखी थी। कैसे रखी थी, क्या परिस्थितियां रहीं, कैसे, इन सबको समझने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि विजयनगर साम्राज्य एक्चुअल में था कहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर एक छोटा सा मैप ड्रॉ किया है। ये कृष्णा नदी है दक्षिण भारत में। कृष्णा नदी की सहायक नदी है तुंग और भद्रा, ठीक है। तो कृष्णा नदी के नीचे का जो क्षेत्र आप देखते हैं उसको कहते हैं विजयनगर साम्राज्य, और ठीक इसके ऊपर आपको देखने को मिलेगा बहमनी साम्राज्य। बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में बहमन शाह अर्थात हसन गंगू नामक व्यक्ति ने की थी, जबकि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। कैसे की थी समझिए जरा। मैंने पीछे आपको तुगलक वंश पढ़ाते समय मोहम्मद बिन तुगलक के विषय में पढ़ाया था। मोहम्मद बिन तुगलक यानी जौना खां। तो आपको पता होना चाहिए कि जब एमबीटी का शासनकाल था उसी समय सबसे ज्यादा विस्तृत साम्राज्य भी दिल्ली सल्तनत का था। साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि एमबीटी लगातार राजधानी को लेकर असमंजस की स्थिति में था, तो वह लगातार अपनी राजधानी दिल्ली से वह दौलताबाद यानी दक्षिण की ओर उसने की। तो जिससे क्या हुआ कि राजनीतिक अस्थिरता की परिस्थितियां बन गई। जब राजनीतिक अस्थिरता बन गई, विद्रोह बहुत ज्यादा हुए उसके शासनकाल में। आपने पीछे पढ़ा है कि मोहम्मद बिन तुगलक के काल में सर्वाधिक विद्रोह दिल्ली सल्तनत में देखने को मिलते हैं। अच्छा, इसी ड्यूरेशन में क्या हुआ कि मोहम्मद बिन तुगलक का भाई था गुरशाब्स, जिसका नाम बहाउद्दीन के नाम से आपको किताबों में मिलेगा, बहाउद्दीन या गुरशाब्स। जो मोहम्मद बिन तुगलक का भाई था उसने भी विद्रोह कर दिया। जब उसने विद्रोह कर दिया तो उस विद्रोह को दबाने के लिए दक्षिण की ओर मोहम्मद बिन तुगलक स्वयं चला गया। जब स्वयं जाता है तो साउथ में जाने पर उसको इस विद्रोह को दबाते समय उसको दो बंदी बनाकर लाता है, दो व्यक्तियों को। वो दोनों व्यक्ति कौन थे? हरिहर और बुक्का। इन दोनों को बंदी बना लाता है। चूंकि ये मोहम्मद बिन तुगलक जब विद्रोह को दबा रहा था उसी समय ये विरोध कर रहे थे, तो इनको बंदी बनाकर दिल्ली ले आता है, और जो भी बंदी बनाकर लाता है उन सबको इस्लाम धर्म कबूल करवा देता है मोहम्मद बिन तुगलक। तो हरिहर और बुक्का नामक जो दोनों भाई थे, इनको मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली ले जाकर इस्लाम धर्म कबूल करवा लेता है। और जब ये इस्लाम के नियंत्रण में आ जाते हैं तो जब लंबा समय व्यतीत हो जाता है तब मोहम्मद बिन तुगलक को भरोसा हो जाता है कि अब ये दोबारा हिंदू धर्म में नहीं जाएंगे। तो ऐसी परिस्थितियों में क्या होता है कि मोहम्मद बिन तुगलक हरिहर और बुक्का को एक बार पुनः दक्षिण भारत की ओर विद्रोह को दबाने के लिए पुनः भेज देते हैं। तो इस बार जब हरिहर और बुक्का जब दोनों जाते हैं दक्षिण में विद्रोह को दबाने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक के लिए, इसी दौरान रास्ते में उसको एक ज्योतिषी मिलते हैं, एक गुरुजी मिलते हैं जिनका नाम था वेद नारायण। वह हरिहर और बुक्का की हस्तरेखाओं को देखते हैं। कहानी यह है कि उनकी हस्तरेखाओं को देखने के बाद जो ऋषि, जो गुरु वेद नारायण थे, उन्होंने कहा था कि तुम लोग एक बहुत बड़े प्रतापी राजा बनोगे। इसी उम्मीद के साथ ये दोनों क्या करते हैं, दक्षिण में विद्रोह को दबाते हैं, और दबाने के बाद यहाँ पर एक स्वतंत्र शासक के तौर पर स्वयं को स्थापित कर लेते हैं।
मोहम्मद बिन तुगलक की अधीनता को अस्वीकार करते हुए ये विजयनगर साम्राज्य की नींव रखते हैं। तो इस तरीके से विजयनगर साम्राज्य की नींव 1336 में हरियर और बुक्का नामक दोनों भाई रखते हैं। अपने पिता संगम के नाम पर वह संगम वंश की स्थापना करता है और विजयनगर साम्राज्य में सबसे लंबा वंश अगर आप देखेंगे तो आपको यही दिखाई पड़ेगा। तो संगम वंश और उसके बाद फिर सालुब वंश, फिर तुलुक वंश, फिर अराबिडो वंश। हमको ये चार वंश पढ़ने होंगे विजयनगर साम्राज्य में, जिनका बड़ा अहम रोल है, कई बार सीक्वेंस में लाने के लिए दे देता है। तो आपको ध्यान रखना है संगम, सालुब, तुलुक, अराबिडो, आराम से याद कर सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है। संगम वंश के अगर शासकों की बात करें तो संगम वंश का जो पहला शासक था हरियर, जैसा कि मैंने आपको बताया, जिसने अपने पिता के नाम पर इस वंश की नींव रखी थी। उसके बाद बुक्का फर्स्ट, हरियर फर्स्ट, बुक्का फर्स्ट और हरियर द्वितीय, हरियर सेकंड, ठीक है, ये सीक्वेंस रहेगा। उसके बाद देवराय प्रथम, देवराय के बाद उसका पुत्र देवराय द्वितीय गद्दी पर बैठा संगम वंश में। फिर मल्लिकार्जुन, मल्लिकार्जुन के बाद विरूपाक्ष सेकंड। अभी हम लोग इनके बारे में एक एक शासक के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। उससे पहले आज मैं आपको विजयनगर साम्राज्य का एक स्ट्रक्चर बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो ये यहाँ पर विरूपाक्ष जो है ये संगम वंश का अंतिम शासक था और इसकी हत्या सालुब नरसिंह ने कर दी थी। और जब इसने इसकी हत्या कर दी तो इसने एक नया वंश स्थापित किया जिसका नाम था सालुब वंश। सालुब वंश का संस्थापक सालुब नरसिंह था। सालुब नरसिंह के दो पुत्र थे, तिम्मा और इमाडी नरसिंह, ये दोनों अल्पवयस्क थे। जब सालुब नरसिंह बीमार रहने लगा तो उसने क्या किया, अपने दोनों अल्पवयस्क पुत्र तिम्मा और इमाडी नरसिंह का एक संरक्षक बनाकर नरसा नायक को संरक्षण में शासन प्रशासन देखने के लिए दे दिया। इसी क्रम में क्या हुआ कि तिम्मा की हत्या कर दी गई और फिर बाद में नरसा नायक जो संरक्षक था उसने दोनों बच्चों को निपटा के स्वयं एक नए वंश की नींव रखी जिसका नाम था तुलुक वंश। और फिर यही नरसा नायक वीर नरसिंह के तौर पर आपको इतिहास में पढ़ने को मिलता है। वीर नरसिंह के बाद कृष्णदेव राय और अच्युत देव राय जो कृष्णदेव राय के पुत्र थे, उसके बाद सदाशिव राय। तो इनका सीक्वेंस ध्यान रखना। इसमें सबसे महत्वपूर्ण शासक है कृष्णदेव राय, जिनके विषय में आप लोगों को सबसे ज्यादा ध्यान देना है। बचपन में आप लोगों ने कॉमिक्स पढ़ी होंगी, उनमें तेनालीराम और कृष्णदेव राय के चर्चे खूब पड़े होंगे, तो वो यहीं से देखने को मिलता है। उसके बाद अराबिडो वंश की बात करें तो अराबिडो वंश का शासनकाल 1570 से लेकर 1652 है। ध्यान ये रखना है कि सदाशिव राय जो थे, इन्हीं के समय पर राक्षसी तांगड़ी का युद्ध हुआ था। राक्षसी तंगड़ी या इसी को क्या बोलते हैं, तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध क्या था, मैं इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा आपको। तालीकोटा का युद्ध ये कब हुआ, तो ध्यान रखना ये युद्ध हुआ था 1565 ईस्वी में। इस युद्ध में क्या हुआ, इस युद्ध में पूरा विजयनगर साम्राज्य जो था वो समाप्त हो गया। कैसे समाप्त हो गया, थोड़ा सा हल्का समय आपको बता दूं कि इस विजयनगर साम्राज्य के ऊपर यहाँ बहमनी वंश के शासक थे और यहाँ पर 5 राज्य आपको अस्तित्व में देखने को मिलेंगे, जैसे कि अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बरार और बीदर। ये 5 राज्यों ने मिलकर, ये सब रिश्तेदार थे आपस में, एक दूसरे के रिलेटिव्स थे, और जिनमें से बरार को छोड़कर बाकी चारों राज्यों की संयुक्त सेनाओं ने जब विजयनगर पर आक्रमण किया, उस समय विजयनगर का शासक था सदाशिव राय। तो सदाशिव राय जो थे ये हार गए और इस तरीके से उसी युद्ध को नाम दिया गया तालीकोटा का युद्ध। तो आपको ध्यान रखना है, इस तालीकोटा के युद्ध के बाद विजयनगर का पतन हो गया और सदाशिव राय अपने छोटे भाई तुर्मुल को लेकर यहाँ से भाग गए। तो जब ये 4-5 साल बाद दोबारा वापस आए तो इनका जो छोटा भाई था तिरुमल, जिसने अराबिडो वंश की स्थापना की, इसने विजयनगर की खोई हुई सत्ता, जो एक बड़ी प्रभावशाली सत्ता थी, उसको दोबारा स्थापित करने का प्रयास किया। हालांकि ये दोबारा स्थापित नहीं कर पाए उतना बड़े पैमाने पर और धीरे धीरे ये समाप्त हो गया विजयनगर साम्राज्य। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि विजयनगर साम्राज्य जो था वो 3 ओर समुद्र से घिरा हुआ था, इसीलिए वह इधर भी सीमा नहीं बढ़ा सकते थे, इधर भी नहीं बढ़ा सकते थे और दक्षिण में भी नहीं, पूर्व पश्चिम और दक्षिण की ओर नहीं बढ़ सकते थे।
उत्तर की ओर बढ़ने की संभावना थी। क्यों? क्योंकि उत्तर की तरफ स्थलखंड था, तो इधर बहमनी शासक थे। बहमनी शासकों की क्या समस्या थी? बहमनी शासक इधर गुजरात, मालवा ऊपर की ओर इसलिए नहीं बढ़ सकते थे क्योंकि इधर दिल्ली सल्तनत के शासक थे और बड़े पावरफुल शासक थे। तो बहमनी वंश के शासकों के लिए भी ये चुनौती थी कि वह ऊपर नहीं बढ़ सकते, दक्षिण की ओर बढ़ सकते हैं। और विजयनगर साम्राज्य के शासकों के लिए भी ये चुनौती थी कि वह इधर समुद्र के रास्ते अन्य नहीं जा सकते हैं, ये भी उत्तर की ओर बढ़ सकते हैं। तो इन दोनों वंश के शासकों में एक डिस्प्यूट बना रहा, एक विवाद बना रहा। वो बना रहा तुंगभद्रा नदी और कृष्णा नदी के बीच का जो दोआब क्षेत्र था, ये इनके विवाद की सबसे बड़ी वजह रहा, जिसे रायचूर का दोआब के नाम से जानते हैं। एग्जाम में कई दफा पूछा गया है, एग्जाम में सीधा सीधा, कि बहमनी वंश और विजयनगर साम्राज्य के बीच विवाद क्यों हुआ और क्या वजह थी। तो ध्यान रखना, रायचूर का दोआब था, ये बड़ा ही उपजाऊ क्षेत्र था, तो दोनों राज्य इस क्षेत्र को हासिल करने के लिए उतावले रहते थे और इसी के लिए कई सारे युद्ध आगे हम लोग पढ़ेंगे। सोनार की बेटी का युद्ध भी इसी संदर्भ में हुआ था बहमनी शासकों के साथ, तो वो हम लोग डिटेल में अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो मैंने आज आपको विजयनगर साम्राज्य का एक जो व्यू है, विजयनगर साम्राज्य में हमको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या छोड़ना है, किन किन शासकों पर रिसर्च करनी है, किन किन शासकों के बारे में जानकारी रखनी है, बाकी किसको छोड़ना है, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो एक बार दोबारा मैं रिकॉल करवा दूं, संगम वंश का ड्यूरेशन 1336 से 1485, सालों वंश का ड्यूरेशन 1485 से 1505, बहुत छोटा सा शासनकाल है। तुलुक वंश का 1505 से लेकर 1565, अराविडो वंश का 1570 से लेकर 1652, ये अराविडो वंश का शासनकाल है। उम्मीद है आपको ये वीडियो बड़ी हेल्पफुल रही होगी विजयनगर साम्राज्य का परिचय जानने के लिए। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना एक बार पुनः ध्यान रखना, हरिहर और भुक्का नामक दोनों भाइयों ने की थी, हरिहर और भुक्का। अगली वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे संगम वंश के बारे में। संगम वंश क्या था, कैसे इसने अपना शासन चलाया, कौन कौन से शासक, एक एक करके सारे शासकों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अपनों का खूब ख्याल रखें, हंसते मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जिंदाबाद।